नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 115 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो क्लास 9th एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर केवल क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम है या और भी स्टेट का पीसीएस का या कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, तो आपको बताना है फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली डायरेक्शन, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, या दोनों ही नहीं होती, मतलब ना ही मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसीलिए फोर्स को कैसी क्वांटिटी बोलते हैं, तो याद रखिएगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड दिया गया है न्यूटन, थर्ड दिया गया है डाइन, और फोर्थ दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचनी है, बच्चे तुरंत इसमें गलती करेंगे और इसमें न्यूटन आंसर लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखें तो ये भी फोर्स यूनिट है, आप डाइन देखें तो ये भी फोर्स यूनिट है। कैसी यूनिट है, CGS यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों यूनिट्स दी गई हैं किसकी यूनिट्स हैं, फोर्स की यूनिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है विच फोर्सेज डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मतलब किसी बॉडी पे, एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो कैसा फोर्स लगे जिससे ना ही स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज आए और ना ही स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आए। तो ऐसा कौन सा फोर्स हो सकता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स अराइज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए, जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो कौन सा फोर्स अराइज होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड ऑप्शन इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, फ्रिक्शन फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेलरेट करना है, क्या रिक्वायर्ड होता है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिक्वायर होती है। फर्स्ट दिया गया इंटरनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेकंड में कहा गया है अनबैलेंस्ड फोर्स, थर्ड में कहा गया है बैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए बैलेंस्ड फोर्स से कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी और ना ही इंटरनल फोर्स से भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, who first deduced that objects move with a constant velocity and no force acts on them। देखिए, बॉडी जो हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले और उस पर कोई फोर्स ना लगे, तो ऐसी ये बात सबसे पहली बार किसने दी थी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूटन, सेकंड ऑप्शन इज पास्कल, एंड थर्ड ऑप्शन इज गैलीलियो। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट आप लोग ने देखा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिट ये फोर्स लगता है, आपको बताना है इस फोर्स को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है ग्रेविटेशनल, बी ऑप्शन इज न्यूक्लियर, सी ऑप्शन इज फ्रिक्शन, एंड डी ऑप्शन इज मैग्नेटिक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन में कहा गया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो ये जो बात कही गई है, क्या ये सही है कि गलत है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th में कहा गया है, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो देखिए, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी जिससे वो अनडिस्टर्ब्ड रहे, या ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, या अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव करता रहे, तो ऐसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, तो ऐसी टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया। तो बी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है,
इसमें कहा गया है विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखिए क्या कहा गया, इन 1856 हु रोट हिज फर्स्ट साइंटिफिक बुक। तो देखिए किसी पर्सन की यहाँ बात हो रही है जिसने अपनी पहली साइंटिफिक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लिटिल बैलेंस। तो आपको बताना है ये पर्सन किस पर्सन की बात हो रही है। तो दिस इज गैलीलियो। तो गैलीलियो की यहाँ पर बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो अभी हमने आपको बताया था इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स। अब देखिए इनर्शिया किससे मेजर किया जाता है, मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मास। ठीक है, याद रखिए जितना ज़्यादा बॉडी का मास होता है उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया भी होता है। ठीक है, तो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारे पास। 14th क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखिए, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहा गया मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये भी सही है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। थर्ड कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन में कहा गया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है। वो कहता है जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया है या 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पूछा गया है आपसे। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ डैश इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैश मास। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम का होना चाहिए, तभी जो फोर्स बनेगा वो कितने का बनेगा, 1 न्यूटन का बनेगा। तो 16th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखिए फोर्स क्या कर सकता है, किसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। ए ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल चेंज कर सकता है। सेकंड कहा गया है डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। थर्ड में कहा गया चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही है, शेप को भी चेंज कर सकता है और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसका सारे आंसर इसके सही हैं, मतलब सब कुछ फोर्स कर सकता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on first। बिल्कुल सही है, एक्शन रिएक्शन लॉ के बारे में बिल्कुल सही बात कही गई है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया दीज टू फोर्सेज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया दीज फोर्सेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों फोर्सेज होते हैं, तो पहला फोर्स दूसरे पे लगेगा और जो दूसरे वाला फोर्स लगा रहा है वो पहली बॉडी पे लगाएगा, इसका मतलब दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा गया कंसीडर द टू स्टेटमेंट। देखिए आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपको पता है एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो लग रहे हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दीज फोर्सेज में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन ये दोनों फोर्सेज
इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही गई है। आपसे पूछा गया है सेकंड स्टेटमेंट में, देखिए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। बिल्कुल सही है। ये जो फोर्सेज होते हैं बेटा, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं जिनका मास भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है मास पे, और मास दोनों बॉडीज का क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और मास क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए बॉडी के एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी गई है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है, क्या मास कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, या मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखिए जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो अगर देखा जाए हमारे पास जो चैप्टर है उसके हिसाब से मोमेंटम का कंजर्वेशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे आंसर अगर देंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फिर से बात करी गई है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या कहा गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही है। सेकंड कहा गया एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम का बेसिक सा फॉर्मूला है, अभी हमने आपको बताया था, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी मींस mv हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mv ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और फॉर्मूला आपको दिया गया हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। तो देखिए फोर्स जो है वो 1000 न्यूटन लग रहा है, मास कितना दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। आपको बताना क्या है, एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। तो अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें, ठीक है, तो मास किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फोर्स के, तो बन जाएगा फोर्स अपॉन मास। लेकिन मास अगर आप देखेंगे ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, तो यहाँ पे सिंपल सा काम करिए, 500 अपॉन 1000 कर दीजिए, इसको काटिए, कट जाएगा, यहाँ से 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.5 आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स कितना है 1000 है, मास कितना है 0.5 है, इसको आप कट कर सकते हैं। ठीक है, 5 2 10 और 2000, तो 2000 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक बॉडी है 3 kg मास की और वो एक्सेलरेट कितने से हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है, और दूसरी बॉडी है 4 kg मास की, एक्सेलरेट हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको बताना क्या है कि फोर्सेस क्या होंगे, तो दोनों में 0 होंगे, दोनों में सेम होंगे, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो आप देख लीजिए, सिंपल सा काम है, फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, पहले में फोर्स आ जाएगा 3 × 5 मतलब 15 आ जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, दूसरे में फोर्स देखेंगे 4 × 4, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16 न्यूटन। तो कौन सी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ग्रेटर फॉर, ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में कहा गया है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। अब रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है। और लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का कंजर्व रहता है जब उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मींस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे देखिए एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, बुलेट का मास हमको दिया गया है 40 ग्राम। ठीक है, एक गन से फायर किया गया, गन का मास है 8 kg, वेलोसिटी जो दी गई है बुलेट की वो कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड। आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बतानी है, तो बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला।
अब मास ऑफ बुलेट देखिए कितना है, 40 ग्राम में है, याद रखिएगा। वेलोसिटी बुलेट की क्या है, 800 है, ठीक है। अपॉन कर दीजिए, मास ऑफ गन क्या है, तो मास ऑफ गन 8 केजी में है, तो आप इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। 8 केजी है ना, तो 8000 ग्राम हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 जीरो गए, कट गए ऊपर से, 8 और 8 कट गया, आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो 4 आता है वो किस में आता है, निगेटिव में आता है, क्योंकि जो गन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है एज कम्पेयर टू द बुलेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ पैसेंजर इज इन अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, टॉसेज अ कॉइन। देखिए एक ट्रेन है और जो उस ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही थी, मतलब उस ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, ठीक है। अब पर्सन उसके अंदर, एक पैसेंजर बैठा है ट्रेन के अंदर, उसने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब जब उसने कॉइन को टॉस किया तो होगा क्या, ये जो कॉइन है वो किधर गिरेगा पूछा गया है, तो उसके हाथ पे ही गिर जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। एक्सेलरेशन 0 होता है तो नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा होता है वो भी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। इस वजह से जो कॉइन होगा, जो कॉइन उछाला गया, वो सेम हैंड पे आके गिर जाएगा। अगर मान लीजिए जो ट्रेन थी वो एक्सेलरेट कर रही होती, ठीक है, जब एक्सेलरेट कर रही होती है तो याद रखिएगा जो कॉइन होता है वो पीछे गिरता है पर्सन के, और अगर ट्रेन रिटार्ड कर रही होती, मतलब रिटार्डेशन हो रहा होता ट्रेन में, तो जो कॉइन होता वो किधर गिरता, आगे की ओर गिरता। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल दी। अब देखिए कब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक। सेकंड कहा गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट्स इंक्रीज कंटिन्यूअसली, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया रिजल्टेंट फोर्स बिगिन टू डिक्रीज। तो इन तीनों में बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कहाँ पे ये लिमिट हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे डी केस में एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो देखिए एक टेबल है जिसपे एक बुक रखी गई है, आपको बताना है उस बुक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड, देखिए नेट पूछा गया है, कितने फोर्स लग रहे हैं नहीं पूछा गया है, नेट फोर्स पूछा गया है। तो आपको पता है जो भी बुक होगी उस पर 2 फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा नीचे वेट जो होगा उसका, जो कि mg है, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, जो टेबल लगा रही होगी उस बुक पे। और ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, दोनों आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या बचा, 0 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज द नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है व्हाट मेक्स अ पैसेंजर टेंड टू फॉल साइडवेज व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प लेफ्ट टर्न। देखिए एक बस है जिसने एक शार्प टर्न लिया लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो हुआ क्या, जो पैसेंजर था वो एक तरफ झुक गया, गिर गया, ये कह सकते हैं आप लोग। ये किसकी वजह से हुआ, ए ऑप्शन दिया गया है मास की वजह से, बी ऑप्शन दिया गया है इनर्शिया, सी ऑप्शन इज मोमेंटम। तो ये मेनली किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया की वजह से हुआ है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए एक बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या होगा, क्या चीज़ उसमें नहीं होगी पूछा गया, नॉट करेक्ट। तो पहली चीज़ स्पीड कीप चेंजिंग, बिल्कुल ठीक है, तो होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। सेकंड कहा गया वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ये भी होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। फोर्थ ऑप्शन देखिए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल होगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन आप देखें गलत है, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका सी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया गया है एक्शन एंड रिएक्शन, फिर से वही एक्शन एंड रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया एक्शन और रिएक्शन क्या करती हैं, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल। तो देखिए फुटबॉल का एक गेम है जिसमें गोल कीपर बारे में पूछा गया है। देखा होगा वो अपना जब भी बॉल पकड़ रहा होता है, या क्रिकेट में भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी फील्डर है जो बॉल कैच कर रहा होता है तो अपने हाथ को पीछे करता है। तो यहाँ पूछा गया वो अपने हैंड्स को पीछे क्यों करेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक्सटर्नल एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दिया गया है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो क्या करता है,
जो बॉल एक्सर्ट कर रही होती है हैंड्स पे फोर्स, उसको रिड्यूस कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भी देख लेते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल गलत है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स लगेगा बॉडी के हाथ, मतलब उस पर्सन के हाथ पे, वो भी बढ़ जाएगा। ऐसा वो तो कभी नहीं चाहेगा, वो तो चाहता है कि फोर्स को कम करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन अगर देखें, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया तो जो बॉडी के हाथ पे फोर्स लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 34th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी भी है और ऑप्शन नंबर बी भी है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनर्शिया क्या करता है? तो इनर्शिया करता है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। या स्टेट ऑफ रेस्ट में जो चेंज होता है उसको भी ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देख लेते हैं। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम। अब देखिए वही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या? एक पैसेंजर है जिसने कॉइन को टॉस किया, लेकिन जो कॉइन है वो किधर गिर गया? पीछे गिरा। अभी हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वो उसके आगे गिर जाता, फ्रंट में गिरता, इसका मतलब ट्रेन कैसी थी? रिटार्डेड मोशन में थी। और जब ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो कहाँ गिरेगा? उसी के हाथ पे कॉइन गिर जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बॉडी है, 2 kg की बॉडी है और वो किस स्पीड से चल रही है? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब फ्रिक्शन हम लोग ने जीरो मान लिया। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्टिव मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी को सेम रखना है। वेलोसिटी को सेम अगर रखा जाए इसका मतलब एक्सेलरेशन हमको क्या चाहिए? जीरो चाहिए, कोई एक्सेलरेशन नहीं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो चाहिए तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए जीरो है तो नेट फोर्स कितना चाहिए होता है? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दैट इज जीरो, मतलब कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कहा गया वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये टैंकर टाइप का है, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया? 2/3 हाइट तक हम लोगों ने पानी भर दिया। और जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब टैंकर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। सडन ब्रेक अप्लाई करे गए, सडनली इसको रोका गया तो क्या होगा? ठीक है, जो टैंक होगा, वाटर जो होगा टैंक में, वो किधर की ओर मूव करेगा? इट विल मूव बैकवर्ड, इट विल मूव फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड, राइज अपवर्ड्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किधर की ओर मूव करेगा? फॉरवर्ड में मूव करेगा। इसको तो आप लोग समझ भी सकते हैं और इसको आप लोग फील भी कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, इनर्शिया इज द रीजन बिहाइंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है और उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंटर एक्टिंग फोर्सेज होते हैं ये दोनों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ए ऑप्शन इज डिस्टेंस, बी ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन इज वेलोसिटी एंड डी ऑप्शन इज मोमेंटम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसकी अगर यूनिट पूछी जाए तो यूनिट बहुत सिंपल सी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम is fired from a gun of mass 8 kilogram with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड, then the velocity of gun is। तो velocity गन की पूछी गई क्या होगी? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि मास ऑफ द गन हमको दिया है 40 किलोग्राम और मास ऑफ द जो गन है दैट इज गिवन एज 8 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ गन है, रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। हम लोग करते क्या है कि मोमेंटम ऑफ गन को मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर कर देते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है। देखिए यहाँ पे मास ऑफ बुलेट कितना दिया है? 40 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको रख दीजिए यहाँ 40 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया गया है? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया गया है 800 अपॉन क्या किया जाएगा? तो अपॉन आ जाएगा हमारे पास 8 किलोग्राम। लेकिन 8 किलोग्राम है उसको पहले आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 8000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 0, ये 0, ये 0, ये तीनों कट जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, 3 जीरो कट गए, 8 और 8 कट गया, आंसर क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि क्योंकि जो बुलेट होगी अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है तो गन वापस बैकवर्ड आती है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, एक नेगेटिव का भी साइन यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी -4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से पूछा गया है एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए बी ऑप्शन जो है यही इसका सही है कि जो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, उसके हिसाब से जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है दे ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स ऑन अ रोलर स्केट। मान लीजिए कोई पर्सन है और ये स्केट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, स्केट्स नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। अब द टोटल मास इज 80 kg और इसका टोटल मास कितना है 80 kg है, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, इधर से एक बुलेट आ रही है, कितने ग्राम की है, दिस इज ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम की एक बुलेट आ रही है, इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से आ रही है, इट इज कमिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड बाय वेस्ट। अब ये देखिए जो इंसान वेस्ट पहना होगा जब ये आती है और देखिए पर्सन चल भी रहा है, तो ये मान लेते हैं वेलोसिटी v से चल रहा था, तो क्या हो जा रहा है, जो बुलेट है वो रुक जा रही है। अब जब बुलेट इस पे लड़ने के बाद रुकेगी, इस वेस्ट में टकराने के बाद रुक रही है, तो आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से पर्सन मूव कर रहा था। इसमें एक एजम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी पर्सन की वो क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। अब देखिए करना क्या है हमको करना ये है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वेट कर देना है। मोमेंटम ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से 80 × v हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन की वेलोसिटी हमने क्या मान ली, v मान ली, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। और उसको हम लोग इक्वेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो 400 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। लेकिन देखिए 20 ग्राम में दिया हुआ था, तो पहले इसको 20/1000 भी किया जाएगा, क्योंकि इसको पहले हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, तो v की जब आप वैल्यू देखेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 400 × 20/1000 रहेगा और 80 रहेगा, क्योंकि ये जो 80 हम लोग इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 80 × 1000 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 ये 0 ये 0, 3 0 थे तो 3 0 के हमने काट दिए। अब देखिए क्या क्या बचा, यह हमारे पास बचा 4 2 8, 8/80 बचा, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ रही है, 8/80 आ रही है, और 8/80 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है टाइप ऑफ इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया होगा इस केस में, दैट टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज इन केस ऑफ। तो एक केस दिया हुआ है, एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। देखिए इनिशियल कंडीशन देखी जाती है, आपको इनिशियल कंडीशन देखनी है इनर्शिया के लिए। अब इनिशियली आप लोग देख रहे हैं एथलीट क्या कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है, और कोई भी चीज़ जब मोशन में होती है तो उसमें कौन सा इनर्शिया लगता है, तो अगर इनिशियल केस में कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसमें लगेगा इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन्वॉल्व न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सी सिचुएशन इन्वॉल्व कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसमें सेकेंड लॉ नहीं लग रहा है। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मेनली ये सेकेंड लॉ प्रूव करता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइटर व्हीकल ऑन अ कोलिजन, तो कोलिजन की बात भी सेकेंड लॉ नहीं करता है। थर्ड में बोला गया है अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजली देन अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। देखिए ज़्यादा ईजिली किसको मूव करा सकता है, आपको ये समझना है। तो देखिए फोर्स का हमको फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, दोनों पे फोर्स F1 और F2 दोनों सेम है, तो हम लोग क्या हम लोग कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन को जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास अगर ऐसे देखा जाए तो 1/a, मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा इसके हिसाब से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन
कम होगा। तो इसका मतलब जो हैवी मास है, हैवी मास को एक्सेलरेट करना टफ होगा, और जो लाइट मास होगा, लाइट मास को एक्सेलरेट करना ईजी होगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बनता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज टू फाइंड द फोर्स इज करेक्ट। तो फोर्स का एक्सप्रेशन पूछा गया है, कौन सा करेक्ट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास ये है। अच्छा देखिए, फोर्स की अगर यूनिट पूछी जाए तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन, और न्यूटन की तरह एक सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो ये होती है डाइन। ठीक है, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो आपको बताना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमको पता होना चाहिए, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये पहला केस है, और यहाँ पे देखिए दूसरा एक और केस दिया है, 4 kg मास है और 4 मीटर पर स्क्वायर का क्या एक्सेलरेशन है। दोनों में फोर्सेस पूछे गए हैं। तो पहले देखिए F1 निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में। इसको फर्स्ट केस मान लीजिए, इसको सेकंड केस मान लीजिए। फर्स्ट केस में फोर्स क्या हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यह आ जाएगा 15 न्यूटन। सेकेंड केस में F2 निकाल लीजिए, F2 क्या हो जाएगा 4 × 4, तो 4 × 4 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 16 न्यूटन। तो आप लोग देख सकते हैं कि F2 जो फोर्स है वो ज़्यादा है, मतलब जो 4 kg बॉडी है और वो जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, उसके पास जो फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल। तो कब तक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब कब तक वो एक्सेलरेट करता रहता है, जब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा तब तक वो एक्सेलरेट करता रहेगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अगर फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये उसकी लिमिट होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर फोर्स 0 हो गया तो आपको समझना है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू कब 0 होगी, मास किसी बॉडी का 0 हो नहीं सकता, तो क्या चीज़ 0 हुई होगी, एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। तो अगर बॉडी पे फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन अब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पूछी गई है कि कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग, कब तक वो एक्सेलरेट करती रहती है, जब तक उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो जाए तब तक वो एक्सेलरेट करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 9th है। 9th में कहा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आपको पता होगा, मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई अगर किया जाए उसको वेलोसिटी ऑफ द बॉडी तो हमको मोमेंटम मिल जाएगा। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन जाएगी। मान लीजिए आपको ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना दिया जाए तो आपको ये समझना है कि मास की एक और यूनिट होती है ग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ग्राम मीटर पर सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कोई भी ऐसी यूनिट जो हम लोग इस फॉर्मूले से डिराइव कर दें, दैट विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम। लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछी जाएगी तो एसआई यूनिट आप हमेशा एमकेएस सिस्टम में ही देते हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब एमकेएस की बात देख लेते हैं, व्हाट इज एमकेएस एंड व्हाट इज सीजीएस, क्योंकि ये यूनिट ऑफ सिस्टम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए एमकेएस का मतलब क्या होता है, एम मतलब जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो मीटर्स में होती हैं, के का मतलब होता है जितने भी मास होंगे वो किलोग्राम में रखे जाएंगे, और टाइम किस में रखा जाएगा, सेकंड में रखा जाएगा। अगर यहाँ पे बात करी जाए सीजीएस सिस्टम की बात करी जाए तो जो डिस्टेंस होती है वो दैट इज केप्ट इन सेंटीमीटर, मास इज केप्ट इन ग्राम एंड टाइम इज केप्ट इन सेकंड। तो इस तरीके से अगर रखते हैं तो हमारे पास जो यूनिट बनती है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दिस इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। और एमकेएस को ही क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, गोलकीपर की बात करी गई है। इन अ गेम ऑफ फुटबॉल
पुल्स हिज हैंड, आपने देखा होगा ये अक्सर गोलकीपर भी करते हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट में जब बॉल कैच करता है, कोई भी प्लेयर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे करता है, ठीक है, बॉल पकड़ने के बाद हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है। उसके पीछे कारण क्या है, मतलब ऐसा क्यों करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन बॉल, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो फोर्स बॉल एक्सर्ट कर रही है हैंड पे, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए ऐसा होता क्यों है, हमको ये समझना है। हमको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा पी बाई टाइम या चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखिए जब पर्सन ने अपने हाथ को पीछे किया, तो जब हाथ पीछे कर रहा था तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था बॉल और इसके बीच में, वो मतलब टाइम ऑफ इम्पैक्ट के साथ साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो इंक्रीज हो रहा था। तो टाइम इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें ऑप्शन जो लगाएंगे दैट विल बी टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन दी हैंड, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी होता है कि कराटे प्लेयर्स वाला, कि कराटे प्लेयर जो होते हैं, जो कराटे यूज़ करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि उनका जो भी वो स्ट्राइक करते हैं वो बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विक होता है, ठीक है। तो उससे जो फोर्स लगता है वो बढ़ जाता है। देखिए क्या है, हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत कम होगा तो फोर्स की वैल्यू अचानक से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो अ फोर्स कैन एक्सेलरेट, ये सी ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, 12 में कहा गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अ मूविंग बॉडी शुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये हमको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ का स्टेटमेंट है। बट अ मूविंग साइकिल कम्स टू रेस्ट। अब देखिए जो चलती हुई साइकिल थी, साइकिल आप लोग जानते होंगे रेस्ट पे आ जाती है जब उसको पेडल करना बंद कर दिया जाता है। जब पेडल नहीं करते हैं तो थोड़ी देर बाद साइकिल क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। अब इसके पीछे रीज़न पूछा गया है, रीज़न क्या है, तो रीज़न में देखिए सबसे पहला रीज़न एयर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। एयर रेजिस्टेंस में ऐसा होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही साइकिल की जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ रोड में फ्रिक्शन है, रोड होती है और जो टायर्स होते हैं साइकिल के, दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से भी जो साइकिल होती है वो रुक जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, हीट की वजह से भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये देखिए एक ही क्वेश्चन कई बार आ गए हैं, चलिए छोड़िए, सी ऑप्शन इसका सही है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसीलिए बार बार भी आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में कहा गया है इन रॉकेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू टेल ऑफ नोजल। आप लोग ने अगर देखा होगा, रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट में मेनली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ये लगता है कि जो रॉकेट होता है उसकी जो एग्जॉस्ट होती है, मतलब जो जब कंबशन होता है तो क्या होता है कि पीछे की ओर बहुत तेज़ी से, आपने देखा होगा, एक्सप्लोजन होता है, या ये कह सकते हैं एग्जॉस्ट निकलती है। गैसेस बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर से निकलती हैं, और जब ये प्रेशर से निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, अर्थ पे एक एक्शन लगाती हैं। जो अर्थ का सरफेस है उस पर एक्शन लगाती है और बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, तो वही अर्थ का सरफेस क्या करता है, इस पर रिएक्शन लगाता है, किस पे, रॉकेट पे, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर मूव कर जाता है, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में बोला गया है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ। तो इनर्शिया किस चीज़ का मेजर है, तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। और मान लीजिए अगर पूछा जाए कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 भी देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वही तरीके का है, बस थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, सिंपल डायरेक्टली पूछ लिया गया है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए रॉकेट में आप लोग को पता होना चाहिए, अगर कंजर्वेशन पूछा है, देखिए थर्ड लॉ तो लगता ही लगता है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि किसके कंजर्वेशन पे रॉकेट काम करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों ही सही है अगर देखा जाए तो, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सही होता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सही होता है। लेकिन मान लीजिए आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया और ऑप्शन में कहा गया कि सिर्फ एक ही टिक लगाना है, तो आप ज़्यादा एक्यूरेट किसको लगाएंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंजर्वेशन पूछा गया था, तो कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम का ही उसमें लगता है। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल दी। तो कब तक एक्सेलरेट करेगा? जब तक उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। देखिए एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, मान लीजिए टेबल है और यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। अब देखिए इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। कौन से दो फोर्स? एक इसका वेट लगेगा नीचे की ओर जो mg के बराबर होगा, वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और दूसरी चीज जो इस पे लगेगी वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बाय एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगे, अब देखिए जो नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? mg। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो भी उसका इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर स्पीड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनर्शिया सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज इट्स मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए एक्सेलरेटेड मोशन है और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो पाथ स्ट्रेट है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो स्पीड कीप्स चेंजिंग। सेकंड में बोला है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। थर्ड में बोला है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनर्शिया क्या करता है? टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और टू डी एक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये गलत है सब, इसका सिर्फ एक ये ऑप्शन सही है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर मोशन के स्टेट में कोई चेंज होता है तो उसको रेजिस्ट करने का काम कौन करता है? इनर्शिया करता है, मतलब उसका मास करता है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन टॉस। ठीक है, इन अ मूविंग ट्रेन एक पैसेंजर है। पैसेंजर क्या कर रहा है? एक चलती हुई गाड़ी थी, चलती हुई ट्रेन थी जिसमें वो कॉइन को टॉस कर रहा है। और जब कॉइन को टॉस किया तो क्या देखा उसने कि जो सिक्का था, जो कॉइन था, वो पीछे उसके गिरा। पूछा क्या गया है? इट मीन्स दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज। तो मोशन ऑफ ट्रेन कैसा हो जाएगा? तो इसमें जो मोशन होगा ट्रेन का वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो सिक्का वहीं गिरता जहां से उसने उछाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg दिया गया है और वो स्लाइड कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हॉरिजॉन्टल टेबल है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया है 2 kg। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ में? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो कितना फोर्स लगेगा पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। बॉडी की अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपको समझना है एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इस केस में जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगना चाहिए? इस पर जीरो लगना चाहिए। तो किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, बॉडी को अगर सेम स्पीड पे चलना है तो किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। तो देखिए एक वाटर टैंक है जिसको 2/3 हाइट तक भर दिया गया है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक वाटर टैंक है
और इसको हमने क्या कर दिया 2/3 हाइट तक इसको हम लोग ने फिल कर दिया है। दिस इज 2/3 ऑफ h। अगर ये कह दें कि ये जो पूरी हाइट है दिस इज h। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, हुआ क्या, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाया गया क्या होगा। अब देखिए जैसे ही ब्रेक लगेगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगेगा अब जो लोअर वाला पोर्शन था वो तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो इसका अपर पोर्शन था वो अभी भी मोशन में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। जो वाटर होगा वो किधर मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सरफेस गेन कर लेगा, मतलब ये ऊंचा हो जाएगा और इधर से थोड़ा सा ये नीचा हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके का मोशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें एक असर्शन दिया है, रीजन दिया है, आपको बताना है क्या इसमें आंसर सही हो सकता है। असर्शन में बोला गया है व्हेन एस्ट्रोनॉट थ्रो समथिंग इन स्पेस, तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट है और वो किसी चीज़ को स्पेस में फेंकता है, देन द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू मोशन इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा और सेम स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि ना वहाँ पे कोई ग्रेविटी है, ना वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है, ना वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो जिस स्पीड से फेंका गया या जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी वो उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ में चलती रहती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इन केस ऑफ द स्पेस में ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। तो पहला जो असर्शन दिया है तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नेट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक्सेलरेशन के बारे में बोला गया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स अपॉन मास होता है। तो एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के भी है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन ये जो रीजन दिया गया है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और ऐसी चीज आपको दी रहेगी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन ए क्या होता है, ऑप्शन ए कहता है कि ए भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। बी ऑप्शन क्या रहता है, बी ऑप्शन रहता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में बोला है अ कार ऑफ मास 1000 kg, तो मास ऑफ कार दिया गया है 1000 kg, और इसमें वेलोसिटी दी गई है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है कार, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मान लेते हैं शुरुआत में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और अगर ग्राफ जो है कार का, मतलब जो कार मोशन कर रही है उसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब हर पॉइंट पे, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे वेलोसिटी क्या मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी। तो चाहे कोई भी पॉइंट हो, तो 25 सेकंड के बाद या कोई भी पॉइंट होता है। गोलकीपर वाला क्वेश्चन है कि गोलकीपर अपने हाथ को क्यों पीछे कर रहा है, टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। देखिए अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, जीरो लग रहा है, मतलब कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपको बताना है तो बॉडी कैसे होगी। तो बॉडी फर्स्ट ऑप्शन दिया है इज इन अनइक्विलिब्रियम, सेकंड दिया है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ इज बॉडी मूव विद रिटार्डेशन। तो आपको में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करी गई, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो दे दिया गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है m2a, ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो गलत हो जाएगा। बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 57 के अबाउट हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर बॉडी पे नेट फोर्सेस जो लग रहे हों वो टोटल जीरो हों, तो जो बॉडी होती है वो किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। क्वेश्चन 2 में कहा गया फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इज इट ट्रू और फॉल्स, कांट से पार्शली ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। तो याद रखिएगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से क्या चेंज हो जाती है, स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया।
इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, देखिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट था, कोई बॉडी चल रही थी और उस पर क्या किया गया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई कर दिया गया। अब होगा क्या आपको बताना है, ठीक है। तो बोला क्या है, क्या क्या चेंज होगा, इट्स डैश और इन द डैश इन मोशन। तो क्या चेंज होगा, देयर इज अ चेंज इन इट्स डैश। तो देखिए इस बॉडी की स्पीड चेंज हो जाती है और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो पहला ऑप्शन आएगा इसमें स्पीड चेंज होगी और दूसरा क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में क्या कहा गया, व्हेन अ रबर बैलून हेल्ड बिटवीन दी हैंड्स इज प्रेस्ड। देखिए कोई भी एक रबर बैलून था, ठीक है, उसको क्या किया गया है, हाथों से प्रेस किया गया है फुला के। तो क्या कहा गया कि जो शेप होता है, आपने देखा होगा उसका शेप चेंज हो जाता है। पूछा गया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो क्यों शेप चेंज होता है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया बैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट्स ऑन द बलून, सेकंड दिया है अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट्स ऑन द बलून, थर्ड दिया है फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्ट्स ऑन द बलून एंड फोर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बलून। तो देखिए कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लगता, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगता, इसमें लगता कौन सा फोर्स है, तो इसमें लगता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो शेप होता है बैलून का वो चेंज होता है। विज्ञान ने आंसर सबसे पहले और सबसे सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये आ गया, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनर्शिया क्या कॉज करता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट कहा गया टू इंक्रीज इट्स स्पीड, सेकंड कहा गया टू डिक्रीज इट्स स्पीड, थर्ड इज टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड फोर्थ इज टू डिक्रीज टू डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इनर्शिया का जो मेन कॉज होता है, बेटा आंसर ए जो दे रहे हैं बच्चे वो गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में, चाहे रेस्ट का स्टेट हो चाहे मोशन की स्टेट हो, उसमें चेंज लाने का काम कौन करता है, इनर्शिया करता है। और एक और बात याद रखिएगा, इनर्शिया एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो है मास। जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या कह रहा है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन अब देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा गया। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन डैश। अभी हमने आपको बताया कि इनर्शिया सिर्फ एक क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो बिल्कुल सही है, राहुल का भी आंसर आ गया, विज्ञान का भी आंसर आ गया, स्वास्तिक का आंसर गलत आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा मास होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th में कहा गया डर्टी ब्लैंकेट, एक डर्टी ब्लैंकेट है, उसके अंदर कई सारी धूल होगी और मतलब उसके अंदर बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स होंगे। स्टिक टू दी इज बीटन, देखिए इसको क्या किया जाता है, बीट किया जाता है। और क्यों बीट करते हैं, जिससे डस्ट जो है वो आसानी से रिमूव हो जाए। विच लॉ होल्ड्स गुड फॉर दिस, तो आपको बताना है कौन सा लॉ इसमें अप्लाई होता है। तो फर्स्ट दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड इज लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड इज लॉ ऑफ इम्पल्स एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभिज्ञान का आंसर, ज्योति का आंसर तो गलत है, सी ऑप्शन इसका नहीं है। ठीक है, एकम ज्योत का भी आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, सोनाली का भी आंसर आया, सबका आंसर सही आया है। तो इसका आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया, 8 में कहा गया अ हेवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर वन। क्या बात सही कही गई है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा देन लाइटर वन। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा था, तो इनर्शिया डिपेंड कर रहा था मास पे। और हमने बताया जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, और मास किसका ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा होता है हैवी ऑब्जेक्ट का। तो 8th का क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है सब बच्चों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और इसका आंसर बताने की सब लोग कोशिश करें। इसमें कहा गया फादर हैज़ मास 60 kg। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 6th में है तो कोई बात नहीं है, 9th का चैप्टर है। ठीक है, तो मास ऑफ हिज सन इज 30 kg। तो मास जो फादर का है वो 60 kg है, और जो सन का मास है और 30 kg दिया है। द रेशियो ऑफ इनर्शिया ऑफ फादर टू हिज चाइल्ड इज, तो आपको बताना है रेशियो क्या होगा। ठीक है, फादर टू चाइल्ड का रेशियो क्या होगा, मतलब फादर अपॉन चाइल्ड का रेशियो बताना है। जल्दी से सब बच्चे बताएं, और आंसर आ गया है। अभिचल का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है, सी आंसर दे रहे हैं अभिचल। तो देखिए फादर का मास जो था वो कितना था, 60। तो हमने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 60। तो सन का मास क्या था, 30, तो सन के आगे लिख दीजिए 30। ठीक है, सन या चाइल्ड लिख दें। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या बन जाएगा, 2/1, मतलब 2:1 इज दी फाइनल आंसर। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कुछ बच्चे फालतू की बातें बस कर रहे हैं तो उनको पहले हटा दिया जाए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10th में क्या कहा गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक मास है, बॉडी का मास है, आपको पता है मास की यूनिट, और वेट की यूनिट याद रखिएगा न्यूटन होती है। ये स्लाइड कर रही थी किस वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्लाइड कर रही थी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी को क्या रखना है, सेम रखना है, आपको ये समझना है। वेलोसिटी जब सेम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ये बात भी आपको पता होगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास कितना था 2 और एक्सेलरेशन कितना था 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, सोनाली ने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही दिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, कौन सी चीज़, देखिए बेटा बहुत आसान है, कैसे निकालना है। देखिए मास दिया है 2 kg और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो इसको रोकने के लिए भी कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो कह सकते हैं बॉडी में कोई मास भी नहीं था, मतलब कोई बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा था, और उसको रोकने के लिए भी कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में कहा गया वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए फिर से वही बात करी गई है कि एक टैंकर है जो 2/3 हाइट तक भरा हुआ है और कैसी स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। तो बताना है कि सडन एप्लीकेशन जब होगा ब्रेक का तो वाटर जो होगा टैंक में उसका क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। तो 11th क्वेश्चन के ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, ए ऑप्शन में कहा गया मूव बैकवर्ड, बी ऑप्शन दिया गया है मूव फॉरवर्ड, सी ऑप्शन दिया गया है बी अनअफेक्टेड एंड डी ऑप्शन इज राइज अपवर्ड। तो आपको ये समझना है कि बहुत सिंपल चीज़ आपने देखी होगी कि अगर कोई भी व्हीकल है चल रहा है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई करने का कोई ऐसा दिन नहीं होता, आप डेली पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मूव फॉरवर्ड। तो जो वाटर होगा वो आगे की ओर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, बेटा राइज नहीं करेगा, इट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डी नहीं सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम की अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हर बच्चे का आंसर वैसे सही आ गया है। ठीक है, अर्पित गोस्वामी थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13th में कहा गया द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। देखिए क्वांटिटी ऑफ मोशन पूछा गया है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कॉल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात करी जाए तो इसका आंसर आएगा मोमेंटम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉडी का मास 4 kg है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपको बताना क्या है, मोमेंटम आप लोग को बताना है क्या होगा बॉडी का। तो मोमेंटम देखिए, मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, मास इंटू वेलोसिटी, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर 4 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, इट विल बी 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट भी आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा अनामिका, तो यहाँ पर आपको यूनिट भी याद रखनी है, आपको वेलोसिटी की और मास की दोनों की यूनिट याद रखनी है और फॉर्मूला याद रखना है। मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना था 4, वेलोसिटी कितनी थी 4, यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको जल्दी बताने की सब लोग कोशिश करें। अ फास्टर मूविंग बॉडी हैज़ ग्रेटर मोमेंटम देन स्लोअर वन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। ठीक है, तो आपको बताना है क्या फास्टर जो मूविंग बॉडी होगी उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगा देन स्लोअर बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास।
ठीक है, इसका आंसर जल्दी सब लोग बताएं। क्या मास पे मोमेंटम डिपेंड नहीं करेगा? बेटा ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए मूविंग बॉडी की बात करी गई है, वेलोसिटी एक की ज़्यादा है, दूसरे की वेलोसिटी कम है, लेकिन मास पे भी तो डिपेंड करेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो मास पे भी डिपेंडेंस होगा। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए आप नहीं लगाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी व्हेन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर डबल्ड? जल्दी बताइए टोटल परसेंटेज चेंज कितना आएगा? ठीक है, अगर मास और वेलोसिटी दोनों को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम आपको पता है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। अब मास को भी 2m कर दिया, वेलोसिटी को 2v कर दिया, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2m इंटू 2v कितना हो गया? 4mv हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv था, अब कितना है? 4mv है। तो पहले बताइए चेंज कितना आया? तो चेंज इन मोमेंटम आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो तो याद रखिएगा फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल, ये हो जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू आप क्या कर देंगे? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल मोमेंटम क्या था? 4mv था, यहाँ लिख दीजिए 4mv। इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv था। फिर इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 3mv अपॉन mv इंटू 100, ये mv सबसे कट जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 300%। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से किया जाएगा जब आप लोग को कहा जाएगा कि परसेंटेज चेंज आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1 डाइन इज इक्वल टू, अब आपको बताना है 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। 1 डाइन, ये जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की। आपको बताना है 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 10 टू की पावर 5 न्यूटन, 10 टू की पावर 7 न्यूटन, 10 टू की पावर -5 न्यूटन, या 10 टू की पावर -7 न्यूटन। जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर बताएं। 10 टू की पावर 7 बेटा गलत है, 10 टू की पावर 7 न्यूटन नहीं होते हैं। याद रखिएगा कि 1 डाइन में, ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि 1 न्यूटन में 10 टू की पावर 5 डाइन होता है। तो 1 डाइन में कितने न्यूटन हो जाएंगे? 10 टू की पावर -5 न्यूटन हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रॉकी ने आंसर जबकि सही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18th में देखिए कहा गया 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच गिव्स अ मास ऑफ 1 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ डैश। तो देखिए मास कितने का है? 1 किलोग्राम का है। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए पूछा गया है, तब उसको 1 न्यूटन कहेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो वैष्णवी कह रही है सी ऑप्शन, जो कि गलत है। एक कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, वो भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितने का होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होना चाहिए। राहुल का आंसर भी गलत आया है बेटा, राहुल डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मास कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, तभी जो फोर्स बनता है वो 1 न्यूटन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका आंसर सब लोग बताएं। 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ड्यू टू। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा था F1, एक फोर्स अपोजिट में लग रहा है F2। अब आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स F1 पे डिपेंड करेगा कि फोर्स F2 पे डिपेंड करेगा कि दोनों के रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कई सारे फोर्सेज हों तो आपको क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट निकालना होता है, और यही रिजल्टेंट डिसाइड करता है कि फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा। विज्ञान का आंसर सही है बिल्कुल, वैष्णवी का भी सही है। देन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर फोर्स। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन है फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बी ऑप्शन इज फोर्स इज इक्वल टू एम अपॉन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबका आंसर ए आ रहा है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, चैप्टर का नाम ही है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स। तो उसने अपना हाथ पीछे की ओर किया आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। तो जब बॉल आती है तो वो क्या करता है? अपना हाथ को पीछे करता है थोड़ा सा। दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू, अब इससे क्या होगा? गोल कीपर ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसमें अगर देखा जाए तो रिड्यूस, देखिए एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल बिल्कुल गलत है। रिड्यूस द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, देखिए मेनली वो रिड्यूस नहीं कर रहा है वो टाइम इंटरवल को, वो टाइम को बढ़ाता है। और टाइम को क्यों बढ़ाता है? जिससे फोर्स डिक्रीज हो जाए या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, ए भी गलत है। सी में देखिए कहा गया इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ जाने से जो पर्सन है उसको इंजरी भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए वो ऐसा कर रहा था, क्योंकि जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो जो नेट फोर्स उसकी बॉडी पे लग रहा था, जो उसके हाथों पे लग रहा था, वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए कहा गया अ स्टूडेंट इज एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, देखिए मास है 2 kg का और कितना फोर्स उसको चाहिए? 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए एक ब्लॉक को मूव कराने के लिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस विल बी, आपको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए कितना फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स जो चाहिए कितना चाहिए था? 1 न्यूटन। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, हमने 1 न्यूटन से थोड़ा सा कम फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए 0.9 फोर्स लगाया न्यूटन का, तो वो बॉडी मूव नहीं करी। जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इस बॉडी के अगेंस्ट एक 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था जो कि फ्रिक्शनल फोर्स था, और वो उसको रोक रहा था आगे बढ़ने से। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था बॉडी पे वो कितने का था? 1 न्यूटन का था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देख लीजिए, इसमें कहा गया अ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, अब आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। बहुत अच्छा सा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है बेटा, साइंस और मैथ्स का जो क्लास 10th का सेशन चल रहा है वो 8 बजे रात में चलता है, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड किया करिए। और क्योंकि 9th वाले बच्चे हैं तो 9th से हम ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, मेनली जो उन बच्चों के लिए जो एक आध 10th के आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर 9th और 10th क्लास का भी सेशन ले, तो उनके लिए 8 बजे रात में आज मैथ की क्लास शेड्यूल है। अगर हो सकेगा तो उसको भी तुरंत 8 बजे लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए v माइनस यू अपॉन टी से। वेलोसिटी फाइनल कितनी दी थी? 12 दी है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह आप 12 रख दीजिए। तो 12 माइनस इनिशियल है 8, टाइम कितना है? टाइम है 4, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये है और मास है 5, तो 5 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो वैष्णवी का आंसर बिल्कुल सही आया है, और बाकी राहुल का भी आंसर सही आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रक ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली एंड ब्रिंग्स द ट्रक टू रेस्ट। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u थी 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा रेस्ट पे आने पर? तो टाइम लगा 5 सेकेंड्स, तो t भी दे दिया गया है। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ट्रक इफ द मास, देखिए फोर्स आपको बताना है रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स का देखिए, हाँ बेटा कौन से क्वेश्चन में डाउट है जरा बता दें। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए रख देना है आपको, फोर्स इज इक्वल टू ma। लेकिन यहाँ मास तो दिया गया है किलोग्राम, लेकिन वेलोसिटी नहीं, मतलब एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, तो आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस 54 को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो 54 इंटू 5/18 कर दीजिएगा, तो 18 3 ज़ा 54 और 5 3 ज़ा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल। ठीक है, तो 15 एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v जो कि 0 था माइनस u जो कि 15 था, और टाइम आपने देखा कितना था? 5 सेकेंड था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 1200 न्यूटन आ जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन में डाउट है राहुल कुमार को, जरा देख लिया जाए एक बार फिर से। बेटा इसमें क्या डाउट है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्स निकालना था, मास दिया है और वेलोसिटी दी हुई है दोनों, टाइम दिया है, तो पहले बेटा एक्सेलरेशन निकाल लो v माइनस यू अपॉन टी से। एक्सेलरेशन निकालोगे तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 12 है ना, तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, अपॉन 4 कर दो, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और मास दिया है 5, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 5 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 24th का हम लोग ने आंसर देखा, 24th का आंसर था ऑप्शन नंबर ए।
25th देखिए, 25th का भी इसमें सब लोग आंसर बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25th। टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर। तो देखिए F1 और F2 का हम लोग को डायरेक्शन दे दिया गया, कैसे लग रहा है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं दोनों का अपोजिट है, और वैल्यू भी देखी जाए दोनों की क्या है, अपोजिट है, एक की 50 है और दूसरे की क्या है 65 है। तो पहले आपको करना कल से है, बहुत अच्छी बात बेटा, गुड लक अगर कल से टर्म 1 है तो यहाँ पर आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन देखिए बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला ma, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F/m। F क्या है, तो नेट फोर्स, यहाँ पर F जो है दैट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 65 माइनस 50, तो 15 हो जाएगा। अपॉन मास कितना है, तो मास है 5, तो 15/5 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर इसका सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ठीक बेटा, कुमारन 9620 का आंसर सही है, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ये देखिए मैच द कॉलम आपको बोला गया, यूनिट बतानी है मेनली। चलिए यूनिट बताइए सबसे पहले, देखिए चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाँ बेटा जो 9th का पेपर होगा वो स्कूल बनाएगा और 10th के पेपर बोर्ड से आएंगे, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, MCQ बेस्ड पैटर्न रहेगा। ठीक है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई भी पैटर्न हो, आपको चीज़ें तो वही रहेंगी, चैप्टर थोड़ी ना बदल जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम अगर बोला गया है तो उसकी यूनिट चाहे कैसा भी पैटर्न हो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेंज इन मोमेंटम की यूनिट बतानी है, तो चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम में डिफरेंस है, मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम की यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फोर्स को किससे जोड़ेंगे, तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, सबको पता है, और मास किससे जुड़ेगा, यूनिट होती है किलोग्राम, इससे जुड़ जाएगा। हाँ बेटा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सभी स्कूलों ने किया है कि सबके यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो रहा है बेटा, कुछ भी होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, कैसे भी एग्जाम हो सकते हैं। 9th क्लास में ऐसा कोई डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन 10th क्लास में MCQ ही होगा, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि वो बोर्ड से आएगा पेपर। 27th में देखिए, ठीक है 27th में देखिए क्या कहा गया, व्हेन अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कहा गया बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो आने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ना कि इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, मतलब ये बात जो कही गई है वो सही है। हाँ बेटा, अलग अलग स्कूल का अलग अलग पैटर्न है, बता रहे मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में देखिए क्या कहा गया, अ बस ऑफ मास 500 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू इंजन एंड रिटार्डिंग फोर्स इज 200 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 20 सेकेंड्स विल बी, आपको बताना है बस की वेलोसिटी क्या होगी 20 सेकेंड्स के बाद। अब यहाँ पे समझिए क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले फोर्सेस देखिए दो दिए गए, एक फोर्स दिया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिससे गाड़ी चल रही थी, और दूसरा दिया गया 200 न्यूटन जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी। तो देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 500 माइनस 200, मतलब रिजल्टेंट फोर्स हो गया कितना 300 न्यूटन। देखिए आपको न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा, हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में। अब यहाँ पर बताना क्या था, आपको वेलोसिटी बतानी थी आफ्टर 20 सेकेंड्स। तो इनिशियली जो वेलोसिटी दी गई है, मूविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है 5 दी है, तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना है। बस का मास क्या है 500 kg, तो आप पहले क्या करिए एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना था 300, मास कितना है 500। ठीक है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करिए आप, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, u कितना है, u आपको दिया गया था 5, ठीक है, प्लस 3/5 इंटू टाइम कितना आगे दिया गया है 20। ठीक है, टाइम को और 20 रख दीजिए, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17 मीटर। इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। बेटा सैंपल पेपर प्रोवाइड नहीं करते, सैंपल पेपर के वीडियो बनाए जाते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है, और टर्म 1 के लिए ही ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। ना करो बेटा, इसका PDF आ जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 29 है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 2 सेंटीमीटर, देन द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट इज। फिर से आपको फोर्स बताना है क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बड़े रूप में आ सकते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा समझिएगा। फोर्स का फॉर्मूला आपने रखा ma। अब मास आपको तो दिया था 20 kg, तो पहले आप उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं पता। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे। आपको वेलोसिटी दी गई, आपको डिस्टेंस दी गई, और पता है एम्बेड होने के बाद फाइनली जो बुलेट होगी वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी है 200, और डिस्टेंस कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v कितना है 0 है, u स्क्वायर कितना है 200 प्लस 2 इंटू a इंटू, अब यहाँ पे s की जगह आप कितनी रख देंगे 2/100 रख देंगे, यहाँ आप रख दीजिएगा। यहाँ से आप a निकाल लीजिएगा, इस इक्वेशन से आप a निकाल लीजिएगा। फिर a निकालने के बाद आपको क्या करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला रख दीजिएगा मास इंटू एक्सेलरेशन a निकालने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल हम बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पर आंसर हम बता देते हैं 2 × 10⁴ मीटर न्यूटन हो जाएगा, ये इसका आंसर होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा गया व्हेन अ पर्सन जंप्स डाउन फ्रॉम अ टावर इनटू स्ट्रेच ट्रैपोलिन देन ही रिसीव्स, क्या रिसीव करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए लेस इंजरी। अब देखिए ट्रैपोलिन जो है, वो जो ट्रैपोलिन दिया हुआ है ये होता क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ट्रैपोलिन के बारे में अगर बात करी जाए तो ये जो है ये आपको एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो थोड़ा सा लाइट होता है, और साथ ही साथ इसमें मतलब ये कह सकते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब जब आप इस पे गिरेंगे तो जो ये होगा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। बेटा कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा, तो उसके लिए आपको सिंपल काम करना है, जो चीज़ें दी रहती हैं उसको आप पहले लिख लिया करिए क्या क्या दिया हुआ है, और फिर आप उस क्वेश्चन को अप्लाई किया करिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30th क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इंजरी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी या कम होगी, तो इसमें नो इंजरी तो आप ना ही लिखिएगा। ऊपर से जब आप देखिए पर्सन टावर से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंजरी हो ही सकती है, लेकिन इंजरी बहुत ही कम होगी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन जल्दी से बता दीजिए कोई कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी गलत है, दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो 31st क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कहा गया, इट इज पॉसिबल टू वॉक इफ ओनली इफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू। देखिए चलना कब आसान है, हम लोग चल तभी सकते हैं जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन ट्रू होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में लिए पूछना चाह रहा था कि हम लोग जो चलते हैं वो किस लॉ पे डिपेंड करता है, कौन सा लॉ उस पे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन 33 देखिए, 33 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द टू स्ट्रिंग्स हुक्ड एज शोन इन द फिगर बिलो, वी पुल देम इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो हम लोग ने क्या किया, इसको इधर की ओर पुल किया, इसको इधर की ओर पुल किया, ठीक है। इफ द रीडिंग शोन बाय ए इज 1.5 न्यूटन। अब देखिए ए पे जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी 1.5 न्यूटन की आ रही थी, आपको बताना है बी पे रीडिंग क्या होगी, बी पे आपको रीडिंग बतानी है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन बी, ठीक है। बी पे जल्दी सब लोग रीडिंग बताएं क्या होगी, बी पे सब लोग जल्दी से रीडिंग बताएं, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन बी, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए 1.5 न्यूटन यहाँ लग रहा है ना, इस पे जो रीडिंग आई वो 1.5 आई, तो बी पे भी रीडिंग कितनी आएगी 1.5 ही आएगी। तो 33 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए,
इसमें कहा गया वाटर स्प्रिंकल यूज्ड फॉर ग्रास लॉन बिगिंस टू रोटेट एज सून एज द वाटर इज सप्लाइड। आप लोग ने देखा होगा ग्रास लॉन में एक वाटर स्प्रिंकलर यूज किया जाता है कि जैसे उसमें वाटर आता है तो वो चारों तरफ घूमने लग जाता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको बताना है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है विच इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये काम करेगा, विच इज एक्शन रिएक्शन लॉ। तो उस पर एक एक्शन लगा तो उसने रिएक्शन दिया जिसकी वजह से वो घूमने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शॉक एब्जॉर्बर्स। अब यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर जिसको शॉकर्स भी कहा जाता है, आर प्रोवाइडेड शॉक इम्पल्स विच ओबेज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या ये मतलब रोकने की कोशिश करता है या ये कह सकें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए ओबे तो ये तीनों लॉ को करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्बर यूज किया जाता है दैट इज यूज्ड फॉर मतलब जर्क को ऐड करने के लिए, और जर्क कहीं ना कहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आएगा, सेकेंड लॉ में या फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजें दी गई हैं, कुछ आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो बतानी है किस लॉ से रिलेटेड है। जैसे रिकॉइल ऑफ गन है, इनर्शिया है, मोमेंटम है और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को देखा जाए तो ये 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। अब इनर्शिया को देखा जाए तो इसको आप किससे ऐड कर दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। इसके बाद मोमेंटम बोला गया है, तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम को आप जोड़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाली चीज़ों से, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। रिकॉइल ऑफ गन को आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर इसका इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए, 37 में देखिए क्या बोला गया, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको बताना है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, तो किसके कंजर्वेशन पे काम करता है ये, तो ये बिल्कुल सही वैष्णवी का आंसर है, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन पे काम करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखिए लीनियर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इफ नो डैश फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो कौन सा फोर्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरनल फोर्स की यहाँ बात नहीं होती है। अमन ने आंसर सही दे दिया है, इसका आंसर है एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अ बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक बॉडी थी रेस्ट पे और वो 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गई, देन दे मूव विद। तो ये कैसे मूव करेंगी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे मूव करेंगी ये, सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, दोनों का मास सेम है। और अगर देखिए ये एक बॉडी थी, ये अगर मास सेम था, एक्सप्लोड करेगी तो एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, और जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेम स्पीड से जानी चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शुरुचि का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, द लॉ इन विच sum of product of masses and velocity of two moving bodies before and after their collision remains constant is known as law of conservation of mass। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि देखिए 2 बॉडीज अगर मान लीजिए हैं, ठीक है, दोनों बॉडीज चल रही थी, इसका मास था m1, इसका मास था m2। ठीक है, पहले की वेलोसिटी थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2। फिर दोनों टकराए, टकराने के बाद दोनों का मास तो सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आता, आपको पता होगा। और साथ ही साथ जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, ये मान लीजिए हो गई v1 और ये वेलोसिटी हो गई इसकी फाइनल v2। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्रेशन है, और ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग है। अच्छा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास बोला था, थोड़ा सा गलत हो गया हमसे, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही बताया, हम ही थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे। ऐसा होता है, एग्जाम में भी होता है, जब एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमारे पास प्रेशर क्या होता है कि आप लोग के कमेंट्स भी देखने होते हैं और साथ ही साथ आंसर भी देखना होता है। ठीक है, तो इसमें ए नहीं होगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
ये केमिकल रिएक्शन में आएगा, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे। आप लोग ने मैटर चैप्टर में भी ये पढ़ा होगा हालांकि, ठीक है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में देखिए क्या कहा गया, 2 बॉडीज of mass 1 kg and 2 kg are moving with velocity 2 meter per second and 4 meter per second respectively. They collide and after collision the first object moves at velocity 3 meter per second. The velocity of second object is, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 2 बॉडीज थी, पहली बॉडी का मास क्या है 1 kg है, तब हम लोग भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिए इसको। दूसरी बॉडी का मास है 2 kg, पहले की वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले आप इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए, इनिशियल मोमेंटम टोटल क्या हो जाएगा, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोमेंटम के लिए, तो इसका हो जाएगा 4 2 जा 8। इनिशियल मोमेंटम टोटल क्या आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपको फाइनल मोमेंटम निकालना होगा। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या कहा गया कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी हो गई वो तो 3 है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा, तो 1 × 3 रहेगा मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम लोग को नहीं दी गई, तो सेकंड वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v है, तो 2v हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है, मतलब सेकंड बॉडी का। तो इसका जो टोटल मोमेंटम आया वो 3 + 2v आया, ठीक है, फाइनल मोमेंटम है। और हमको पता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप सिंपल सा काम करिए, क्या 10 को इक्वेट कर दीजिए, 10 को इक्वेट कर दीजिए किसके साथ में 3 + 2v के साथ में, ठीक है। तो 3 इधर क्यों आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो 7 = 2v, तो आ गया 7 = 2v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5, ठीक है, 3.5 मीटर पर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बेटा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वो आपको हो सकता है सॉल्व करने को कहा जाए, एमसीक्यू ना आए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दे दिया, तो मास ऑफ बुलेट है, इसको आप लिख लीजिए पहले, दिस इज mb, ठीक है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी गई है, किसकी, बुलेट की वेलोसिटी है, तो ये हो गई vb। इसके बाद देखिए मास दिया गया है पिस्टल का, मतलब एक गन का मास है, तो इसको लिख लीजिए mg। आपको बताना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी। हाँ बेटा पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, बता दिया हमने, बिल्कुल आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी बतानी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पिस्टल की क्या होगी, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन वीजी का फॉर्मूला होता है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का mb/mg, ठीक है। यहाँ पे mb क्या है, मास ऑफ बुलेट है, vb क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, mg क्या है, मास ऑफ गन है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट दिया है 30, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया गया है 120, आसान था। मास ऑफ गन कितना दिया गया 2 kg, लेकिन देखिए ये kg में है, ये ग्राम में है, तो आप क्या करिए इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2000 हो जाएगा। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 3 क्या हो गया 36, तो 36/20 आया। और 36/20 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बेटा कहाँ पर देंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक गूगल लिंक, मतलब ड्राइव की लिंक मिलेगी, उसको आप टैप करेंगे, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं उसके भी पीडीएफ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ नहीं बना पाते हैं, तो उसको अवॉइड कर दिया करिए। आप लोग एमसीक्यू देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन देखिए। अब असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस एक नया पैटर्न आया है सीबीएसई में, जो अब जरूर आगे चलता रहेगा, तो इसके क्वेश्चंस भी देख लिए जाएं कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, इसका जो 43rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन का, उसमें कहा गया नो फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रिमेन इन एनी स्टेट। तो क्या किसी भी स्टेट में रहने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया, हाँ बेटा अरिहंत के ही ये सब क्वेश्चंस हैं। रीजन दिया गया है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द एक्सेलरेशन हैज फाइनाइट वैल्यू। लीनियर मोशन देखिए कहा गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनाइट होगी। अब पहले इस चीज को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसकी स्पीड सेम है, लीनियर का मतलब होता है सेम स्ट्रेट डायरेक्शन चल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 हो गया ना, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी। तो रीजन जो है वो तो गलत है, फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें ए सही था, रीजन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पहले में ऑप्शन नंबर सी देखिए।
हाँ बेटा बिल्कुल, फिजिक्स में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके देखिएगा। ठीक है, जितने बड़े से बड़े चैनल वाले होते हैं वो बहुत भौकाल मारते हैं, हम लोग भौकाल नहीं मारते। आपने देखा होगा हम लोग के सब्सक्राइबर भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी इधर उधर की नई नई चीज़ें आप लोग के लिए नहीं ला पाते, सिर्फ वही चीज़ लाते हैं जो कंटेंट होता है, जो आपका मेन चीज़ें होती हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड होती है, वही हम लोग ला पाते हैं, और ना ही कोई फालतू की बातें करते हैं वीडियो बनाते समय। तो इसीलिए थोड़े से सब्सक्राइबर भी कम रहते हैं, बच्चे अच्छी चीज़ों को शेयर भी नहीं करते अपने दोस्तों से। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल किया करिए, थोड़ा सा हम लोग को भी सपोर्ट करिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा बिल्कुल एसएसटी का भी बनाते हैं, मैथ्स का भी आता है, सबका आता है, पढ़ा करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। असर्शन दिया गया, व्हेन वेरियस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी देन बॉडी में एक्सेलरेट और रिमेन स्टैटिक। देखिए दो बातें कही गई हैं, क्या कि अगर कई सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो बॉडी एक्सेलरेट भी कर सकती है और बॉडी स्टैटिक मतलब रेस्ट पे भी रह सकती है। तो बात बिल्कुल सही है, बात गलत नहीं है। क्यों? अगर देखिए बैलेंस्ड फोर्स लग गया और बॉडी रेस्ट पे थी, बैलेंस मतलब बराबर के फोर्स लग गए दोनों, और बॉडी रेस्ट में थी, हाँ बेटा बिल्कुल बना देंगे, बॉडी रेस्ट में थी तो होगा क्या? तो होगा ये कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए अनबैलेंस्ड फोर्स लग गए तो क्या होगा? बॉडी रेस्ट में थी तो मोशन में आ जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है 44th क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन में रीजन में क्या दिया गया? एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन कब आएगा? जब बॉडी के पास क्या होगा? कि रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर। 44th क्वेश्चन का रीजन, बेटा 44th क्वेश्चन का जो रीजन है बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया कोई भी बॉडी है उसके पास एक्सेलरेशन कब होता है? तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स कौन सा है? ये रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी पे। तो बॉडी में एक्सेलरेशन तभी आता है जब बॉडी के पास एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, प्राची को नहीं समझ में आई थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45th देखिए। इसमें कहा गया, असर्शन में कहा गया है by virtue of which the body is unable to change itself the state of rest only। क्या ये बात सही कही गई है? तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इज एबल होना चाहिए, अनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और याद रखिए अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन का सही होना जरूरी होता है। लेकिन रीजन को पढ़ लेते हैं। द बॉडी डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स ओनली। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉडी तभी अपना कोई भी बॉडी अपना स्टेट तभी चेंज करती है जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो ये स्टेटमेंट असर्शन तो गलत था, लेकिन रीजन बिल्कुल सही था। तो ऐसा स्टेटमेंट जब भी हो तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। असर्शन दिया गया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन। बात बिल्कुल सही है, अभी हमने बहुत सारी बातें आपसे इनर्शिया की करी थी। और यहाँ पर देखिए रीजन क्या दिया गया है? ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 46th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बातें जो दोनों दी गई हैं ये बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ जो रीजन है वो भी क्या है? सही है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन, ये भी सही है, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 47, पहले क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। इसमें कहा गया इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। देखिए एफ नेट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, भी हमने आपको बताया था, फॉर्मूले से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन देख लिए, रीजन में कहा गया एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये बात तो गलत है, एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। रोड एक्सीडेंट्स अकरिंग ड्यू टू हाई स्पीड आर मच वर्स। यहाँ पे बातें बताई गई हैं, मच वर्स देन एक्सीडेंट्स ड्यू टू लो स्पीड ऑफ व्हीकल्स। देखिए कहा गया है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब व्हीकल हाई स्पीड से चलती है एज कम्पेयर टू लो स्पीड। रीजन क्या दिया गया? मोमेंटम ऑफ हाई स्पीड व्हीकल इज मोर देन दैट ऑफ लो स्पीड व्हीकल। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, एंड रीजन वॉज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49th क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस बच रहे हैं। 49th क्वेश्चन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे कहा गया द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स द फोर्स। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट।
तो मोमेंटम देखिए, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, इसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये आपको फोर्स दे सकता है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं दे सकता, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर अच्छा स्लोप बोला गया था ना, स्लोप बोला गया, एरिया नहीं बोला गया है। अच्छा थोड़ी सी गलती हो गई, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। तो मोमेंटम अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम क्या देता है? फोर्स देता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लोप बोला गया, अगर एरिया बोला था तो गलत होता, लेकिन यहाँ क्या बोला गया? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, डिवाइड करेंगे। और किसका किसका स्लोप है? मोमेंटम का। तो मोमेंटम को आप p से रिप्रेजेंट कर दीजिए और टाइम को आप t से रिप्रेजेंट कर दिए, दोनों डिवाइड करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पर देखिए रीजन में क्या दिया गया? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मिलता है? बिल्कुल गलत है, फोर्स मिलता है ना। तो यहाँ पर असर्शन तो सही था, रीजन गलत था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है। 50th क्वेश्चन में कहा गया, असर्शन दिया गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। तो बॉडीज जब मोशन में होती हैं तब क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी मोशन में हो, दोनों ही केस में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। और रीजन में क्या दिया गया? रीजन में दिया गया न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। ये बात बिल्कुल सही है। तो सारे फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, सभी में ये जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, ये अप्लाई होगा। तो इसमें असर्शन सही है, मतलब असर्शन गलत है, लेकिन रीजन क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही होगा। विपुल बेटा सी नहीं सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें देखिए क्या कहा गया? इफ टू पर्सन वॉकिंग और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर, दोनों आपस में क्या हो गए? कोलाइड कर गए। देन बोथ फील हर्ट, तो क्या दोनों को ही चोट लगेगी? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और रीजन में क्या दिया गया? एवरी एक्शन अप्लाइज इक्वल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी को मारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बच्चा बी है, तो ए ने अगर बी को मारा तो बी को भी चोट लगी और साथ ही साथ ए को भी चोट लगी। क्यों? क्योंकि जब ए ने एक्शन बी पे अप्लाई किया तो बी ने रिएक्शन ए पे अप्लाई कर दिया बराबर का। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप इस पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और केस स्टडी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक और लाइव सेशन लेके आएंगे कल परसों में। आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं तक देखेंगे, ये आज आखिरी क्वेश्चन रखेंगे असर्शन और रीजनिंग का। इसमें कहा गया है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। और रीजन दिया गया थ्रस्ट ऑन रॉकेट डिपेंड्स अपॉन एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस। क्या जो थ्रस्ट होगा, मतलब जो फोर्स होगा, क्या वो एग्जॉस्ट स्पीड पे डिपेंड करेगा? ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका आंसर क्या है? इसको अभी फिलहाल हम नहीं बता रहे हैं, और इसका आंसर हम लोग ज़्यादा होगा, तो जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसमें ज़रूर उसको लाइक देंगे, उसको हार्ट भी देंगे, तो ये सब चीज़ें करा जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं।